मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी की पुस्तक का अध्याय नंबर 15 हमारा पर्यावरण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। और परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो हम सभी प्राणी अपने चारों ओर से जिस भी वस्तु से घिरे हुए हैं, जिस भी पदार्थ से घिरे हुए हैं, वो हमारा पर्यावरण है। और अगला शब्द आता है पारितंत्र। तो सभी जीव, चाहे वो पौधे हों, चाहे जंतु हों, छोटे जीव जिसको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, या मानव हो, ये जितने भी जीव हैं, ये भौतिक कारकों के साथ पारस्परिक अन्योन्य क्रिया करते हैं, या इनकी भौतिक कारकों से क्रियाएं होती रहती हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि प्रकृति में संतुलन बना रहता है। कोई भी जीव होगा, उसका जीवों के साथ तो संबंध होगा ही, अजैव कारक के साथ भी उसका संबंध होता है, उसकी क्रियाएं होती हैं। अगला पॉइंट है कि किसी भी क्षेत्र के सभी जीव वातावरण के जो अजैव कारक हैं, इनसे मिल करके संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। पारितंत्र के अंतर्गत सभी जीव और वातावरण के जो अजैव कारक हैं, ये दोनों आते हैं। और एक पारितंत्र में जैविक कारक, जिनको हम जैव घटक कहते हैं, और अजैव घटक, एक जिनमें जान होती है और एक जिसमें जान नहीं होती है, ये दोनों घटक होते हैं किसी भी पारितंत्र में। इकोसिस्टम बोलते हैं इसको। और ये जो भौतिक कारक हैं, इनमें जैसे ताप, वर्षा, प्रकाश, मृदा और खनिज। ताप, वर्षा, प्रकाश, मृदा और खनिज, ये क्या है? ये अजैव घटक है। और जितने भी जंतु हैं या पौधे हैं, ये जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। पारितंत्र में हमने कहा अजैव और जैव घटक मिल करके जो निर्माण करते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। तो जो जंतु और पौधे हैं, ये जैविक घटक हैं, और प्रकाश हुआ, ताप हुआ, ये क्या है? अजैविक घटक है। पारितंत्र का मतलब वन हुआ, झील हुआ, तालाब हुआ, ये पारितंत्र के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं। लेकिन ये जो वन है, तालाब है या झील है, ये प्राकृतिक पारितंत्र है, जिसको ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया पारितंत्र है, नेचुरल इकोसिस्टम है। जबकि जो बगीचा होता है, जो आप बाग बनाते हैं, जंगल नहीं, वन नहीं, जो बाग लगाते हैं, तो ये जो बगीचा है या खेत है, ये मानव निर्मित है। इसी को हम कृत्रिम भी कहते हैं। तो बगीचा और खेत, ये कृत्रिम पारितंत्र हैं या मानव निर्मित पारितंत्र हैं। अगला पॉइंट है
कि जीवन निर्वाह कैसे जीवन जीते हैं, इसके आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक वर्गों में बांटा जाता है। कौन से जीवन निर्वाह, कैसे उनका जीवन चलता है, इस आधार पर जो भी जीव हैं इनको 3 भागों में बांट दिया गया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। एक एक करके देखेंगे कि उत्पादक क्या है। तो सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं और नील हरित शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, बीजीय, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, जो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ये उत्पादक कहे जाते हैं। उत्पादक के अंतर्गत कौन आ रहा है? सभी हरे पौधे और बीजीय नील हरित शैवाल। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जितने भी जीव हैं, हरे पौधों को और बीजीय को छोड़ करके जितने भी जीव हैं, सभी जीव प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट अथवा परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट अपने जीवन के निर्वाह के लिए ये उत्पादकों पर ही निर्भर करते हैं। अगर इस संसार से उत्पादक अर्थात हरे पौधे समाप्त हो जाएं तो सभी जंतु समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सभी जंतु जो है इन्हीं पौधों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इनका जीवन इन्हीं पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है, वे जीव जो उत्पादक द्वारा, जो हरे पौधों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं। भोजन वो प्राप्त कहाँ से कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट पौधे से करें या इनडायरेक्ट पौधे से करें, उनको उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। जो उत्पादक हैं उनको प्रोड्यूसर कहते हैं। वो भोजन का निर्माण करते हैं और ये भोजन जो उत्पादक द्वारा बनता है, उनको जो खाते हैं, जो उन पर जीवित रहते हैं, उनको उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता मुख्यतः शाकाहारी, जो केवल पौधों को खाते हैं, मांसाहारी, जो जंतुओं को खाते हैं, सर्वाहारी, जो पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं, अथवा परजीवी। ये 4 प्रकार, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी अथवा परजीवी में बांटा गया है। परजीवी वो है जो दूसरे के ऊपर रह करके अपना जीवन निर्वाह करते। अगला पॉइंट है जीवाणु और कवक। ये बहुत ही सूक्ष्म जीव हैं, बहुत ही छोटे जीव हैं। इनके जैसे जो सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वो जीवाणु हो और चाहे कवक हो, फंजाई, ये मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये मरी हुई लाशों को या मरे हुए पदार्थों को क्या करते हैं, अपमार्जन करते हैं, तोड़ते हैं। और ये सूक्ष्म जो अपमार्जक हैं, ये जितने भी हमने अभी आपको बताया कि बैक्टीरिया हो या फंजाई हो, कवक हो या जीवाणु है, ये अपमार्जक हैं, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जो जीवों के अंदर जटिल कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक पदार्थ है, उसको सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। और ये जो अकार्बनिक पदार्थ है, ये मिट्टी में चले जाते हैं और पौधों के द्वारा पुनः इनका उपयोग किया जाता है, इन अकार्बनिक पदार्थों को। अब आते हैं आहार श्रृंखला और जाल। आहार श्रृंखला क्या है कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी एक पोषी स्तर बनाता है, पोषण का एक स्तर बनाता है। जैसे
कि जो स्वपोषी हैं, जिनको हम हरा पौधा कहते हैं अथवा उत्पादक कहते हैं, ये प्रथम स्तर के पोषी स्तर है। ये प्रथम पोषी स्तर के जीव है कौन? उत्पादक या स्वपोषी। ये करते क्या है? ये जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य का प्रकाश है, उसका स्थिरीकरण करते हैं और उसे विषमपोषी अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं, भोजन बनाते हैं। और इस भोजन का उपयोग, इस ऊर्जा का उपयोग कौन करता है? उपभोक्ता करते हैं, या इसको हम विविध पोषी या विषम पोषी भी कहते हैं। ये ऊर्जा आप देख रहे हो कि सूर्य से आएगी प्रथम पोषी में, हरे पौधों में, और हरे पौधों से जाएगी विविध पोषी में। तो जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, जब ऊर्जा परिवर्तित की जाती है, तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में, जिसका प्रयोग नहीं कर पाता कोई भी जीव, अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं, इनके बीच में ऊर्जा का प्रवाह, ये ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है, कैसे ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में या एक कारक से दूसरे कारक में पहुंचती है, इसके बारे में पहला पॉइंट है कि जो एक स्थलीय पारितंत्र है, जो एक स्थल पे बना हुआ जैविक और अजैविक घटक का समन्वय है, जो दोनों मिले हुए हैं, उनमें जो हरे पौधे हैं, इनकी पत्तियों पर जितना भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश संश्लेषण ये करेंगे, उसमें लगभग 1% भाग, जितना प्रकाश पड़ेगा या जितना प्रकाश सौर ऊर्जा का जितना उपयोग हरे पौधे करेंगे, उसका 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है, भोजन में 1% भाग परिवर्तित होता है, बदलता है। अगला पॉइंट है, जब कोई भी जीव, कोई भी उपभोक्ता, जिसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहें, हरे पौधों को प्राथमिक उपभोक्ता जब खाता है, तो ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है, ऊष्मा के रूप में वो अलग हो जाता है, और कुछ जो मात्रा है उसका उपयोग वो जो उपभोक्ता है वो अपने जैविक कार्यों, जो उसके जिंदा रहने के लिए कार्य करता है, जैसे पाचन करता है, वृद्धि करता है, जनन करता है, इसमें जो है खर्चा हो जाती है या उपयोग में ले ली जाती है। तो जो खाया गया भोजन है उसकी मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल जाता है। कोई भी प्राथमिक उपभोक्ता यदि किसी हरे पौधे से भोजन प्राप्त करता है, तो जितना वो प्राप्त करता है उसकी ऊर्जा का बहुत सारा भाग तो बाहर हो जाता है, कुछ भाग जो है वो उसके जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाता है। बचता कितना है उसके पास? वो लगभग 10% बचता है। जितना भी वो ग्रहण करेगा उसका 10% उसकी जैव मात्रा में बदल पाता है। और ये जब प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा, द्वितीयक को तृतीयक खाएगा, तो प्रत्येक स्तर पर पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, यहाँ 10% बचा हुआ है, 10% को जो खाएगा उसका भी 10% बचेगा, 10% का भी 10%। तो प्रत्येक स्तर पर जो भी उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है उसका औसत 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंच जाता है। पहले ने जितना खाया उसका 10 बचा, और 10 को जब किसी ने खाया तो उसका भी 10% ही बचता है। और यही कारण है कि जो आहार श्रृंखला बनती है उसमें 3 या 4 पोषी स्तर होते,
3 या 4 के बाद ऊर्जा की मात्रा बिल्कुल नगण्य हो जाती है। जैसे घास है, घास को टिड्डी खाएगी, घास में जितनी ऊर्जा होगी, भाई घास हरा पौधा है, जो सूर्य की ऊर्जा इसमें आएगी 1% भोजन में बदलेगी, और जो इस पूरी घास को खाएगा उसको 1 का 10% कहाँ टिड्डी को मिलेगा। और टिड्डी जितना भी इसके पास 10% इसको भी बचेगा, तो इसके 10% को खाने पर जितना प्राप्त होगा उसका 10% इसमें बचेगा, और इसको खाने से इसकी पूरी ऊर्जा का 10% ही यहाँ बचेगा। इसी को 10% का नियम भी कहते हैं कि एक संपूर्ण जो घास में है उसका 10% टिड्डी में आएगा, और जितना टिड्डी में आएगा उसका 10% मेढक में जाएगा, और जितना मेढक में टोटल जाएगा उसका 10% सांप में जाएगा। इसलिए इसमें 3 या 4 से ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उसके बाद ऊर्जा की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वो नगण्य मानी जाती है। तो यही कह रहे हैं कि आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण तक ही होती है। अगला है जो निचला पोषी स्तर है, जिसको हम पहला कहेंगे, इसकी संख्या अधिक होती है। घास की संख्या सबसे ज्यादा, उसके बाद टिड्डी की उससे कम, टिड्डी से कम मेढक, और मेढक से कम सांप। देखिए अगर घास है 10 तो इसको 5 टिड्डी खा सकती हैं, तो 5 टिड्डी को कहो 2 मेढक खा लें, और दोनों मेढक को कहो 1 ही सांप खा लें। जैसे जैसे हम उत्पादक स्तर से आगे उपभोक्ता की तरफ बढ़ते हैं, जीवों की संख्या कम होती जाती है, तो उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। अगला पॉइंट है एक सीधी आहार श्रृंखला, जैसे हमने बनाई घास, टिड्डी, मेढक, सांप। अब यहां पर यह भी हो सकता है कि मेढक को सांप की जगह पर मेढक को मनुष्य खा ले, या कोई दूसरा जानवर खा ले। तो ये क्या होगा कि एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध जो है वो शाखान्वित होते हैं, शाखाओं में होते। कोई ये निश्चित नहीं है कि घास को टिड्डी ही खाएगी, घास को गाय भी खा सकती है, और गाय को शेर भी खा सकता है, और शेर को मनुष्य भी खा सकता है, सांप को भी मनुष्य खा सकता है, मेढक को भी मनुष्य खा सकता है। तो क्या बन रहा है कि ये शाखाओं का एक जाल बनाते हैं। सीधी श्रृंखला हो ये जरूरी नहीं है, एक जाल बनता है जिसे आहार जाल या खाद्य जाल भी कहते हैं। और ये जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ऊर्जा प्रवाह से 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं, 2 बातें निकल कर आती हैं। पहली क्या कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, ऊर्जा एक ही दिशा में चलती है। स्वपोषी जीवों द्वारा जो भी सौर ऊर्जा ग्रहण की गई है, सूर्य की ऊर्जा जो भी ग्रहण की गई है, सूर्य का प्रकाश जो भी ग्रहण किया गया है, भोजन बनाया गया है, पुनः ये ऊर्जा सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। एक बार तो उधर से आ गई है लेकिन वापस उधर नहीं जाएगी। और जैसे कि शाकाहारियों को जो स्थानांतरित की गई है, अगर घास को किसी शाकाहारी ने खाया है तो वो पुनः घास को उपलब्ध नहीं होगी। ये पहली बात आती है कि ऊर्जा केवल एक दिशा में चलती है। और दूसरी बात है कि प्रत्येक स्तर पर, एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा उत्तरोत्तर ह्रास होता जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे कम होता है। हमने इसको बताया था कि इसकी ऊर्जा का 10% इसका, और इसकी ऊर्जा का 10% इसका, और इसकी जो ऊर्जा होगी उसका 10% इसको प्राप्त होगा। तो ये उत्तरोत्तर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ऊर्जा की कमी होती जाती है। अगला पॉइंट है कि कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए
हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में आहार श्रृंखला के द्वारा पहुंच जाते हैं। और होता ये कैसे है कि हम लोग जो फसल उगाते हैं, जो सब्जियां उगाते हैं या जो फल उगाते हैं, इन पर पीड़कनाशी, कीटनाशी जिसको कहते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, कीड़ों की दवाएं डालते हैं, जहर डालते हैं। तो ये पीड़कनाशी और जो रसायन है ये बह करके मिट्टी में अथवा जल में चले जाते हैं। मिट्टी में भी हो सकते हैं और ये पानी में घुल करके मिट्टी के अंदर भी जा सकते हैं। और जिनका जो है पौधे जब पानी को सोखते हैं, खनिज को सोखते हैं, तो जल और खनिज के साथ ये पौधों में पहुंच जाते हैं हानिकारक रसायन। क्योंकि ये पदार्थ जो है वो अजैव निम्नीकृत है, ये जीवों के द्वारा इनको तोड़ा नहीं जा सकता। ये पौधे के साथ साथ प्रत्येक पोषी स्तर पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे संग्रहित होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं। और जो मनुष्य है हमारे शरीर में, ये सबसे ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। और इस क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। ये जैव आवर्धन क्या है? हानिकारक पदार्थों का हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाना जैव आवर्धन कहलाता है। अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि जो हमारे क्रियाकलाप है, जो हमारी क्रिया विधि है, ये किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है ओजोन परत का अपक्षय, ओजोन परत में गिरावट, परत कम होना। इसको कभी कभी ओजोन छिद्र भी बोलते हैं कि ओजोन में छिद्र हो रहा है। तो ओजोन के बारे में देखेंगे। ओजोन का सूत्र होता है O3। और ये जो ओजोन के अणु हैं ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, O+O+O। भाई O+O मिलकर के O2 बनाएगा और O2 का एक अणु जब ऑक्सीजन के एक परमाणु से और मिल जाएगा तो O3 बन जाएगा। और ये ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु होते हैं, जबकि ओजोन के अणु में 3 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन का जो अणु सूत्र होता है वो O2 और जबकि ओजोन का क्या होता है O3। ये ओजोन जो है एक घातक विष है, ये एक जहरीला पदार्थ है। परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में जहां पर वायु खत्म होती है उस पर ओजोन एक आवश्यक कार्य संपादित करती है, एक बहुत अच्छा कार्य करती है। ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरणों को पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें जो हैं ये ओजोन परत की वजह से पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। ये जो परावैंगनी किरणें हैं ये जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक हैं, बहुत हानि पहुंचाती हैं। और ये गैस जो ओजोन गैस है ये मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन परत से ना रुकें, पृथ्वी पर गिरने लगे, पड़ने लगे, तो ये मनुष्यों में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। वायुमंडल का जो उच्चतर स्तर है जहां पर परावैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से ओजोन बनती है। ये जो ऑक्सीजन का अणु है ये जो ऊपरी स्तर पे होगा परावैंगनी किरणों के विकिरण से ही ये O+O
दोनों परमाणु उसके अलग हो जाएंगे और इसका एक परमाणु दूसरे ऑक्सीजन अणु से मिलकर के ओजोन का निर्माण कर देगा। ये अगला पॉइंट है कि 1980 के पहले ये समस्या नहीं थी। 1980 से ओजोन की मात्रा में ह्रास या गिरावट आने लगी है। क्यों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCS, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसे मानव संश्लेषित रसायन, मानव के द्वारा बनाया गया रसायन है कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसको जो है ओजोन परत की मात्रा में गिरावट आने का मुख्य कारक माना गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो उपयोग है, ये रेफ्रिजरेटर जिसको हम फ्रिज कहते हैं, शीतलन में, ठंडा करने में फ्रिज किसी भी पदार्थ को ठंडा करता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रिज में कोई गैस भरी जाती है, वो समाप्त हो जाती है तो फ्रीजर उसका काम नहीं करता है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में और अग्निशमन यंत्रों में, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, आग बुझाने की जो गैस है उसमें किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सभी की अनुमति बनी थी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन का जो स्तर है वो 1986 के स्तर पर रखा जाए। जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उत्पादन 1986 के समय हो रहा था उतना ही रखा जाए। और ये अनिवार्य किया गया कि दुनिया में जो भी कंपनियां हैं वो CFC रहित, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। अगला पॉइंट है कचरा प्रबंधन। हम आप जैसे जैसे विकसित होते जा रहे हैं वैसे वैसे कूड़ा कचरा बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, हम आप पानी की बोतल खूब यूज करते हैं और यदा कदा इधर उधर ही फेंकते रहते हैं, वो कूड़ा करकट या कचरा ही है। तो बहुत से मानव निर्मित पदार्थ ऐसे हैं जैसे प्लास्टिक, ये इसका अपघटन, इसको तोड़ना जीवाणु और दूसरे मृत जीवियों जो बैक्टीरिया हैं या दूसरे सेप्रोफाइटिक हैं, मरे हुए जीवों को खाने वाले मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता। ये जो प्लास्टिक जैसे पदार्थ हैं जिनको मानव ने बनाया है, ये जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं हो सकते, तो तोड़े नहीं जा सकते और ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे प्लास्टिक का ग्लास हो, इसको आप देखेंगे बहुत सारे दिनों तक ये पर्यावरण में बना रहता है। अगला पॉइंट है वो पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा, जो जैविक क्रियाओं के द्वारा या जीवों के द्वारा की गई क्रियाओं के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जीवों के द्वारा अपघटित किए जा सके, जिनको तोड़ा जा सके, ऐसे पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। और इसी का अगला पॉइंट है कि वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम या इस प्रक्रम के द्वारा अपघटित नहीं होते, तोड़े नहीं जा सकते, उनको अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। जो तोड़े जा सकते हैं जैव निम्नीकरणीय, और जो तोड़े नहीं जा सकते अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं, ये क्रिया नहीं करते हैं, पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं और पर्यावरण के दूसरे सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। क्या हुआ है? डिस्पोजल कप, जिसको ग्लास बोलते हो, तो डिस्पोजल कप
या डिस्पोजल ग्लास का उपयोग बढ़ा है। आप लोगों ने सिरिंज देखा होगा, सुई लगाने वाला। कुछ समय पहले ये महसूस किया गया कि ये डिस्पोजल कप और ग्लास का उपयोग कम किया जाए, तो कुछ समय पूर्व कुल्हड़ की बात की गई। ये कुल्हड़ क्या है? मिट्टी के पात्र हैं, इनको बढ़ावा तो दिया गया, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि इतनी ज्यादा मात्रा में मिट्टी कहां से प्राप्त होगी कुल्हड़ बनाने की। इसके बाद क्या हुआ? अब आजकल कागज के कप, कागज के ग्लास का उपयोग हो रहा है, ये भी काफी मात्रा में हो रहा है। और हमारे द्वारा जो ये उत्पादित कचरा है, जो हमने बनाया है, इसका निपटान, इसको खत्म करना एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, इसको हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और इसका नोट्स बनाएं जो कक्षा 10 के छात्र हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।